हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह में स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिम आगाज पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि RUHS BSc नर्सिंग, जो कि राजस्थान के BSc नर्सिंग का एक वैकेंसी निकलेगा, जिसका जो डेट है, एडमिशन फॉर्म का जो डेट है, वो जुलाई से अगस्त में आएगा। किस में आएगा? इससे अगस्त में आएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम डेट है वो सितंबर से आएगा। ठीक है, इसका हम सिलेबस की बात करें तो RUHS BSc नर्सिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी आता है 12th क्लास का। ठीक है, इसका सिलेबस कितने का आता है? सिर्फ 12th क्लास का इसका सिलेबस आता है, जबकि अदर स्टेट के यदि हम BSc नर्सिंग के एग्जाम की बात करें तो उसमें 11th प्लस 12th दोनों ही आते हैं। लेकिन सिर्फ राजस्थान के लिए RUHS BSc नर्सिंग के लिए सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस आता है। इसका लेवल कैसा आता है? इसका लेवल नीट से बहुत ही लो आता है, यानी कि नीट के जैसे इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के लेवल से। ठीक है, अब इसमें कॉलेज की यदि बात करें तो पूरे राजस्थान में BSc नर्सिंग के लिए पूरे 36 कॉलेज हैं। ठीक है, ये पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में सबसे ज्यादा BSc नर्सिंग के कॉलेज हैं। आज हम इसी RUHS BSc नर्सिंग की वैकेंसी को टारगेट लेते हुए फिजिक्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत आवेश कहते किसे हैं या इसका प्रतीक क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश का जो प्रतीक है, देखो इसको हम कैपिटल Q से या स्मॉल q से दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इससे कहते किसे हैं? तो देखो विद्युत आवेश ना, ये किसी पदार्थ का गुण होता है। ये क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है। ये किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो अब हम इसके पहले मात्रक के बारे में जानेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, मात्रक देखो, इसका जो SI मात्रक है, देखो विद्युत आवेश का इसका SI जो मात्रक है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम होता है विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। फैराडे होता है। अब एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसका सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक, या बोल सकते हैं CGS। ठीक है, CGS पद्धति में इसका मात्रक, CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन। हमें एक बात और याद रखना है कि एक स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ होता है। यदि हम इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो जो ये पावर है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, देखो विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक, पहला क्या होता है, धनात्मक। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, एक क्या होता है, धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। यदि हम बात करें जो ये ऋण और जो धन चिन्ह है ना, ये दोनों जो चिन्ह हैं, ये दोनों चिन्ह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, इन दोनों चिन्हों को। लेकिन जो धनात्मक एवं ऋणात्मक जो प्रकार हैं, इनको ड्यूफाग वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। ठीक है, आवेश के गुण, आवेश के गुण बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे, छोटे से छोटा चीज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो पहले हम इसका पहला गुण की यदि हम बात करें, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, इससे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। अब हम इसके दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा गुण, किसी
भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं और इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बात करेंगे आवेश के तीसरे गुण के बारे में। ठीक है, तो किसी भी गतिशील आवेश के द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन केवल स्थिर आवेश के द्वारा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, किसी भी गतिशील आवेश के द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जबकि स्थिर आवेश के द्वारा केवल विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश के चौथे गुण के बारे में। तो इसका चौथा गुण क्या है, आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश की स्थिति के बारे में। ठीक है, आवेश
की स्थिति देखो, आवेश किसी भी पृष्ठ के सतह पर उपस्थित होता है, आवेश कभी भी किसी भी पृष्ठ के अंदर उपस्थित नहीं होता है। सदैव मान लो ये कोई ठोस गोला है, ठीक है, या फिर कोई ये समतल चादर है, तो आवेश सदैव इसके बाहरी सतह पर ही उपस्थित होता है। कभी भी जो आवेश होता है वो अंदर पृष्ठ के अंदर उपस्थित नहीं होता है, ये सतह पर ही उपस्थित होता है। इसके आधार पर एक क्वेश्चन ये बनता है, किसी ठोस गोले के अंदर आवेश कितना होता है, तो याद रखना किसी भी ठोस गोले के अंदर आवेश हमेशा शून्य ही होता है। तो अब हम बात करेंगे इसी के बारे में, आवेश शून्य ही होता है। तो इसका पहला स्थिति यही है कि आवेश सदैव किसी पृष्ठ के बाहरी सतह पर उपस्थित होता है, ठीक है। अब दूसरी यदि हम बात करें आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण, देखो, यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE होगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पर आवेश, ये परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, जिसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवेश की, आवेशन की विधियां। आवेशन की सिर्फ 3 विधियां होती हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, तीसरा होता है चालन द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण के द्वारा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे ये मार्कर है, यदि हम इसको बालों में घिसेंगे तो इस मार्कर को यदि हम कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो ये कागज के छोटे टुकड़े इस मार्कर में चिपक जाएंगे। यदि है कि इस मार्कर में आवेशन हो जाता है, इस मार्कर में आवेश का उत्पन्न हो जाता है, तो यही घर्षण के द्वारा होता है। तो जब
दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी विधि हम देखते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा देखो इसमें अंतर क्या होता है। मान लो ये कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, मान लो ये कोई आवेशित वस्तु है, ठीक, और ये कोई अनावेशित वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क करेंगे, जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क करेंगे तो इसका जो पास वाली सतह है इस पर इसके विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, यानी इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और इसकी जो दूर वाली सतह है तो इस पर समान प्रकृति का आवेश आ गया, यानी कि इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। यही है, यही स्थिर विद्युत प्रेरण में होता है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आता है। बात करेंगे लास्ट चालन के द्वारा, ठीक, चालन के द्वारा इसमें क्या होता है, इसमें जब मान लो ये कोई आवेशित वस्तु है, मान लो ये ऋणावेशित वस्तु है, ठीक है, ये कोई क्या है, ऋणावेशित वस्तु है। अब यदि कोई अनावेशित वस्तु है इसके पास में, यदि इसको संपर्क में लाएंगे तो इस पे भी माइनस ऋणावेशी आ जाएगा, यानी कि इसमें समान प्रकृति का आवेश आता है। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो समान प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाता है। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु
के पास लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलाम के नियम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने विद्युत आवेश के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं सभी के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलाम के नियम से स्टार्ट करेंगे और लास्ट 2 से 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक तो आप कर लिए होंगे। तो जय हिंद।